हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन यानी दोलन। अब दोलन में तीन दोलन आपके हैं। पहला आपका है मुक्त दोलन, दूसरा आपका है अवमंदित दोलन, तीसरा आपका है प्रणोदित दोलन। इसको इंग्लिश में जानना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है। लास्ट वाले को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब यहाँ पे एक चीज ये क्लियर है कि जो दोलन होता है, दोलन आपका शुरू कैसे होता है, पहले ये जान लीजिए। जैसे जब आप जो है पेंडुलम का एग्जांपल ले लीजिए। जब आप पेंडुलम को खींचते हैं, खींचने के बाद क्या कर देते हैं, उसको फ्रीली छोड़ देते हैं। पेंडुलम को आपने खींचा, खींचने के बाद में आपने उसको फ्रीली छोड़ दिया। तो फ्रीली छोड़ने के बाद में क्या होता है कि वो आपका जो दोलन, जो आपका पेंडुलम होता है, वो आपके मीन पोजीशन से, या आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा वो क्या कर देता है, विस्थापन उसमें शुरू हो जाता है और एक कोई निश्चित आवृत्ति, मान लीजिए निश्चित फ्रिक्वेंसी, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के तहत जो है वो क्या करने लगती है, वो दोलन करने लगती है। तो इसी में आपका तीनों मुक्त दोलन, अवमंदित दोलन और प्रणोदित दोलन, यानी तीनों आपका इसी दोलन में आएगा। तो पहला आपका जो आपका है, ये पहला आपका है फ्री ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है, ऐसा ऑसिलेशन जो अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी के अंतर्गत जो क्या करता है, दोलन करता है, वो क्या कहलाता है, आपका फ्री ऑसिलेशन कहलाता है। बात लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा ऑसिलेशन जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के तहत जो क्या करता है, दोलन करता है, उसको फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन यह है कि इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा, इसका जो आयाम रहेगा, वो क्या रहेगा, इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा, इसका जो आयाम रहेगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप चाहें तो ग्राफ से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड क्या आप देख रहे हैं, सेम आपका एम्पलीट्यूड, आपका यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड आपका जा रहा है। यानी कि अगर इसको आप मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, तो दोनों की जो वैल्यू है निगेटिव है, ये ए है और ये आपका 0 है। ठीक है। तो दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। यानी मीन पोजीशन से अप और मीन पोजीशन से डाउन, जो भी आपका एम्पलीट्यूड आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब आप ग्राफ से काफी कुछ चीजें समझ गए होंगे कि मुक्त दोलन क्या होता है, फ्री ऑसिलेशन क्या होता है। तो फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, ऐसा ऑसिलेशन जिसमें ऐसा दोलन जिसमें जो आपकी दोलन होती है, दोलन आपका मुक्त अवस्था में होता है। मुक्त अवस्था में होता है यानी कि एक निश्चित, एक प्राकृतिक, ठीक है, आवृत्ति के तहत आपका दोलन होता है, जिसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता, कोई बाह्य बल इसमें कार्य नहीं करता है। ठीक है। वो क्या कहलाता है, आपका मुक्त दोलन कहलाता है। कंडीशन इसमें क्या है कि मुक्त दोलन में जो आयाम रहेगा, वो आयाम लगातार जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, अब हम आते हैं बिहेवियर को देखते हैं। अगर व्यवहारिक रूप से बात किया जाए तो आप बताइए क्या ऐसा संभव है। जैसे अब मुक्त दोलन को आप आदर्श दोलन भी मान सकते हैं, लेकिन आदर्श दोलन कभी क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कंटिन्यू इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो आयाम है, वो लगातार क्या रहे, वो लगातार कांस्टेंट रहे। ऐसा होना थोड़ा क्या है, इम्पॉसिबल है।
हाँ, ये हो सकता है कि इसका जो आयाम है इसमें जो परिवर्तन होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन आइडियली ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली इसको मान सकते हैं कि आपका क्या है, मुक्त दोलन है, जिसमें क्या हो, जिसमें दोनों तरफ का पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों तरफ में आपका आयाम जो है वो समान रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है कि मेन पोजीशन से लेफ्ट और मेन पोजीशन से राइट, दोनों कंडीशन में जो आपका एम्पलीट्यूड आपका क्या है, सेम है, आपका आयाम जो है समान है, इसको मुक्त दोलन में हम कह सकते हैं। सेकेंड आपका आता है अवमंदित दोलन या डैम्ड ऑसिलेशन, उसको भी हम ग्राफ से आपको समझाते हैं। कोई इसका आप जान लीजिए आवर्तकाल T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपान s, जहाँ पे m क्या है, m आपका हो गया मास द्रव्यमान हो गया, s आपकी क्या हो गया, s आपकी कठोरता हो गया, जिसको आप कहते हैं स्टिफनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्टिफनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इसको आप रीस्टोरिंग फोर्स का नाम भी दे सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, इसको आप रीस्टोरिंग फोर्स के नाम भी दे सकते हैं। आप जानते हैं अगर फ्रिक्वेंसी की बात किया जाए तो फ्रिक्वेंसी आपका हो जाएगा 1/T, आप जानते हैं फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1/T, आवृत्ति 1/T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपान s हो जाएगा, ठीक है। 1/n या n इक्वल टू करेंगे हम, तो n इक्वल टू करेंगे हम तो आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट s अपान m, 1/2 पाई अंडर रूट s अपान m, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आवृत्ति, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये तो बात हो रही थी किसकी, ये बात हो रही थी मुक्त दोलन की। अब अगला हम देखते हैं अवमंदित दोलन। अवमंदित दोलन यानी डैम्ड ऑसिलेशन। इसका ग्राफ अलग बनेगा, अभी आपको पता लग जाएगा खुद ही देखने में। यहाँ पे जो आपका अवमंदित दोलन है यानी कि डैम्ड ऑसिलेशन है, इसका क्या मतलब हुआ, ये जैसे मान लीजिए ये आपका व्यवहारिक रूप से कार्य करता है, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल दिया है मुक्त दोलन का कि कोई भी दोलन पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता है, ठीक है, वो आइडियल रूप हो गया, और मान सकते हैं ये बिहेवियर रूप आपका हो गया, ये व्यवहारिक रूप इसका हो गया। यानी कि अवमंदित दोलन का मतलब यह है कि जैसे आपने दोलन स्टार्ट किया, पेंडुलम को ले लीजिए, किसी चीज़ को ले लीजिए, तो अगर वैक्यूम में कोई घटना नहीं हो रही है, वैक्यूम में बेसिकली होता भी नहीं है, मान लिया चाहे हवा हो चाहे पानी हो, कहीं पर भी अगर आपका दोलन हो रहा है, तो हवा या पानी के केस में क्या होता है, एयर रेसिस्टेंस या वाटर रेसिस्टेंस, यानी कि या तो हवा प्रतिरोधक के रूप में कार्य करेगा, और या तो आपका जो जल है, पानी है, वो प्रतिरोधक के रूप में कार्य करेगा। तो होगा क्या, आपको हम बताएं कि चाहे हम मुक्त दोलन की बात करें, चाहे अवमंदित दोलन की बात करें, चाहे प्रणोदित दोलन की बात करें, यानी कि चाहे फ्री ऑसिलेशन, चाहे डैम्प ऑसिलेशन, चाहे फोर्स्ड ऑसिलेशन, किसी भी ऑसिलेशन की बात करें, कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि उसको जो है फ्रीली आपको जो आपका बॉब है, बॉब को फ्रीली एक निश्चित बल लगा के हम छोड़ देंगे, निश्चित बल लगाने के छोड़ने के बाद वो अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी के तहत वर्क करेगी। ये कंडीशन हम तीनों के लिए बता दिए हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में भी एक कंडीशन रहेगा कि वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के तहत ही वर्क करेगा, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करेगा। एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करेगा मतलब उसको अलग से हम बॉब को हम घुमा हिलाने डुलाने के लिए अलग से हम फोर्स ना तो इधर से लगाएंगे ना तो इधर से लगाएंगे, लेकिन इसमें एक्सटर्नल फोर्स कार्य करेगा किसके रूप में, अवरोधक के रूप में। कौन सा अवरोधक है, वो एयर रेसिस्टेंस है, हवा का अवरोधक है, और किसका अवरोधक है, वो पानी का अवरोधक है। तो एयर रेसिस्टेंस और वाटर रेसिस्टेंस ये आपका कार्य करेगा, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट ये आएगा कि उसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी लगातार क्षीण होती जाएगी, ऊर्जा का लगातार ह्रासमेंट होता जाएगा। वो ग्राफ से क्लियर है, आप देख रहे हैं
इसका जो आयाम है, इसका आयाम क्या हो रहा है, पहले इसका आयाम बढ़ रहा है, आयाम बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे क्या हो, धीरे धीरे इसका आयाम अप एंड डाउन यानी कि टू एंड फ्रो दोनों डायरेक्शन में इसका आयाम धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। और लास्ट में जब हम इनफाइनाइट टाइम पे पहुंचेंगे या तो क्या हो जाएगा, इसका जो आयाम है वो क्या हो जाएगा, आयाम इसका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन यानी कि अवमंदित दोलन। अवमंदित दोलन के केस में क्या हो रहा है, इसका जो आयाम है, इसका आयाम क्या हो रहा है, लगातार कम होता चला जा रहा है, इसका आयाम लगातार कम होता चला जा रहा है। तो किसकी बात हो रही है, बात हो रही है अवमंदित दोलन की। ठीक है, अगला हम बात करेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करेंगे। फोर्स्ड ऑसिलेशन यानी कि, तो इसमें थोड़ा सा चीज और जान लेते हैं, इसमें आयाम में भी कमी होगी और आवृत्ति में भी कमी होगी। इसका आयाम और आवृत्ति दोनों इसका क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करेंगे। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, ऐसा आपका कोई भी बाह्य आवर्त बल के अंतर्गत किसी वस्तु द्वारा आवर्त बल की आवृत्ति से किए गए नियत आयाम तथा कालांतर के दोलनों को प्रणोदित दोलन कहते हैं। यानी कि जब कोई बॉडी होती है वो ऑसिलेट नहीं कर पाती है अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी में, ठीक है, उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रणोदित दोलन या फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे मान लिया बॉब वाला केस ले लीजिए, पेंडुलम वाला केस ले लीजिए। अब पेंडुलम को अगर आप ऐसे छोड़ दीजिए और ये क्या ये दोलन कर रहा है, नहीं करेगा। मैं भी हवा से अगर आप एयर में लिए हैं या वाटर में लिए हैं तो मैं भी उसके प्रभाव से थोड़ा बहुत दोलन हो जाए, तो अगर थोड़ा बहुत दोलन होगा तब भी उसमें क्या इंक्लूड है, उसमें आपका एक्सटर्नल फोर्स इंक्लूड है। तो उसमें इंक्लूजन किसका है, एक्सटर्नल फोर्स का। तो अब इसको बहुत ज़्यादा इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है फोर्स्ड ऑसिलेशन में यानी प्रणोदित दोलन में। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ऐसा दोलन, ठीक है, ऐसा दोलन जिसमें क्या रिक्वायरमेंट है, जिसमें रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल फोर्स, जिसमें क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, बाह्य बल की रिक्वायरमेंट है। इसमें बाह्य बल लगेगा, ठीक है, और इसका आयाम भी घटेगा बढ़ेगा, दोनों सिचुएशन हो सकती है। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या कहेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसमें क्या रहेगा, इसमें जो है एक कांस्टेंट आपका एम्पलीट्यूड और फेज, कांस्टेंट फेज से ये दोलन करेंगे, यानी F इक्वल टू आप लिख सकते हैं F नॉट साइन ओमेगा टी। F इक्वल टू F नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि इसका जो फोर्स है ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है और ये आपका बेसिक फोर्स है। यानी आप फोर्स लगाएंगे, जैसे जैसे आप फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे इसका आयाम घटेगा बढ़ेगा। जनरली बात की जाए तो इसका आयाम क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। अब आप कहेंगे आयाम निश्चित रहेगा तो मुक्त दोलन में और अवमंदित मुक्त दोलन में और फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड प्रणोदित दोलन में अंतर क्या हुआ, अंतर ये है इसमें एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे और मुक्त दोलन में हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते थे, वो अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करता था। जबकि यहाँ पे जब हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करेगा, ये अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करेगा। ठीक है, एफ नॉट जो आपका है ये मैक्सिमम फोर्स है। क्या आपका है, ये मैक्सिमम फोर्स है और ये आपका क्या है, आपका फोर्स है। लेकिन जनरली जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, नोट करना है, स्क्रीनशॉट आना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आते हैं रेजोनेंस, बहुत ही आपका अच्छा टॉपिक है रेजोनेंस, तो समझिएगा। अनुनाद या रेजोनेंस, अनुनाद या रेजोनेंस। और अनुनाद क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा जो आपकी किसी वस्तु की जो आवृत्ति होती है, किसी वस्तु की जो आवृत्ति होती है वो अगर सॉरी जो बाह्य बल की आवृत्ति होती है
वो बर्थ की आवृत्ति की या तो बराबर हो जाए या तो उसका कई गुना हो जाए, यानी कि उसका गुणज हो जाए। ऐसे केस में क्या हो जाता है, आपका रेजोनेंस जनरेट हो जाता है। ठीक है, यदि बाह्य बल की आवृत्ति बर्थ की स्वाभाविक आवृत्ति के ही बराबर हो जाए या उसका पूर्ण गुणज की मतलब मल्टीपल इंटीग्रल हो जाए, तो बर्थ जो है, बर्थ के प्रणोदित दोनों का आयाम क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। अनुनाद में जो उसका आयाम होगा, उसका आयाम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ नॉट अपान 4 पाई स्क्वायर एम एन ई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर, एन ए स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका बाह्य बल की जो आवृत्ति होगी वो बर्थ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स, जो ऐसे आप समझिए अपने लैंग्वेज में, एक्सटर्नल फोर्स की जो आवृत्ति होगी, यानी जो बाहर से आप बल लगाएंगे उसकी जो आवृत्ति होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी बर्थ के आवृत्ति के, बर्थ के आवृत्ति के बराबर। अगर बर्थ की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो ऐसी संख्या में क्या हो जाता है, जो दोनों का आयाम होता है, दोनों का आयाम क्या हो जाता है, दोनों का आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दोनों का आयाम बहुत बढ़ जाता है। अगर दोनों का आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स रहेंगे बर्थ के, उसमें वाइब्रेशन बहुत तेजी से हो जाएगा, या आप कह सकते हैं उसके जो बॉन्डिंग रहते हैं उसके बॉन्डिंग क्या हो जाते हैं, आपस में ब्रेक होने लगते हैं, जिससे बर्थ के टूटने की आशंका रहती है। अब यहाँ पे जो लिखे हैं एक्सटर्नल फोर्स की आवृत्ति बर्थ की आवृत्ति के बराबर हो जाए, हाँ बराबर हो जाए, या क्या हो जाए, मल्टीपल इंटीग्रल हो जाए। मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब हो गया कि कई गुना बढ़ जाए, बराबर तो हो गई, उसके साथ साथ कंडीशन है क्या है, कई गुना बढ़ जाए, उससे भी ज्यादा हो जाए, कई गुना बढ़ जाए, तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, वहां पे आपका रेजोनेंस यानी कि अनुनाद की स्थिति आती है। ठीक है, वहां पे किसकी स्थिति आती है, वहां पे अनुनाद की स्थिति आती है। अनुनाद का कुछ एग्जांपल ले लीजिए। अगर साउंड रेजोनेंस की बात करते हैं तो साउंड रेजोनेंस की बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आप कोई टर्निंग फार्क ले लीजिए जिसको आप चिमटा कहते हैं, उसको किसी खोखले बॉक्स में ले लीजिए, खोखले बॉक्स के ऊपर जो है, और उसको टर्निंग फार्क को आप थोड़ा सा ऐसे जो है हिला के छोड़ते हैं, तो अगर बॉक्स खुला है, बॉक्स अगर आपका वो क्या खोखला है, उसके अंदर कोई एयर ही केवल है, एयर तो रहता ही है, वैक्यूम प्योरली हो नहीं सकता है, तो वहाँ पे क्या होता होगा कि वहाँ पे जो वो आपका चिमटा रहेगा, जो आपका टर्निंग फार्क रहेगा, उसका साउंड क्या हो जाता है, बहुत तेज हो जाएगा, उसकी आवाज़ क्या हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी। तो ये आपका साउंड रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, जैसे आपने गिटार में देखा होगा, सितार में देखा होगा, वायलिन में देखा होगा, यानी कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो किसकी हेल्प से बजते हैं, जो आपके म्यूजिकल वायर उसमें लगे होते हैं, तो आप देखते हैं जब कोई जो आपका उसका जो मेन वायर होता है, ठीक है, उसका जो मुख्य तार होता है, जो मेन वायर होता है, मेन वायर में ऐसे हम उंगली रखते हैं या ऐसे करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं, तो उसके अगल बगल वाले जो वायर होते हैं उसमें भी साउंड क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। क्यों क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो हम फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो अगल बगल वाले तार हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या तो बराबर हो जाता है, या तो उसकी फ्रिक्वेंसी से बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन मल्टीपल में अगर इसकी फ्रिक्वेंसी अगर 4 हर्ट्ज है, तो बगल वाले की फ्रिक्वेंसी या तो 4 हर्ट्ज ही होगी, या तो 8 होगी, या तो 12 होगी, या तो 16 होगी, मल्टीपल में हो जाता है, मल्टीपल इंटीग्रल में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपका वायलिन या सितार या जो है आपका बीड़ा बजने लगता है। ये तो साउंड रेजोनेंस का एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम देते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस। तो आपने इसको पढ़ा होगा मैकेनिकल रेजोनेंस को। मैकेनिकल रेजोनेंस एंड मैकेनिकल अनुनाद, या कह सकते हैं आप यांत्रिक अनुनाद। जैसे जब आप कभी मार्च पास्ट करते हैं, चाहे सैनिक की बात करें, चाहे खुद अपना एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जब किसी आप पुल से होकर गुजरते हैं, तो पुल से होकर गुजरते हैं तो मार्च पास्ट में क्या करते हैं, आप जो है पैर पटकते हुए जाते हैं। तो अगर आप एक साथ पैर पटकेंगे तो जो पुल की आवृत्ति है, जो पुल की आवृत्ति है, जो आप लोग साथ चल रहे हैं, जो आप लोग की आवृत्ति है, तो आप लोगों की जो आवृत्ति है वो पुल की आवृत्ति की या तो बराबर हो जाएगा या तो कई गुना हो जाएगा, उसका कई गुना हो जाएगा। यानी कि आयाम उस समय क्या हो जाएगा, उस समय आयाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आयाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पुल आपका क्या हो जाएगा, पुल आपका
टूट जाएगा। इसीलिए मार्च पास्ट करते समय अगर सैनिक पुल से होकर गुजर रहे हैं तो कोशिश ये किया जाता है कि मार्च पास्ट ना किया जाए, ठीक है। या तो मार्च पास्ट अगर किया भी जाए तो सारे लोग पैर अपना एक साथ ना पटकें। तो ये तो देखने मिलेगा कौन एक साथ पटक रहा कौन है। तो कोशिश ये किया जाता है कि पुल पे मार्च पास्ट नहीं किया जाता। अगर पुल पे मार्च पास्ट किया जाएगा तो जो है बहुत ज़्यादा आयाम के उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, पुल टूट जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल बचा है रेजोनेटर को बाद में बताते हैं, पहले हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की बात करते हैं, इसको समझ लीजिएगा। लास्ट टॉपिक चल रहा है, खत्म हो जाएगा अभी। अनुनाद की तीक्ष्णता, अनुनाद की तीक्ष्णता यानी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसको ग्राफ से आप समझ सकते हैं। आपका हो गया शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और फ्रीक्वेंसी, पॉइंट आपका हो गया ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका है ये शार्प रेजोनेंस है, यहाँ पे जो आपका है ये फ्लैट रेजोनेंस है, यानी कि इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं तीक्ष्ण अनुनाद, इसको सम अनुनाद बोल सकते हैं, फ्लैट है, फ्लैट ही बोल सकते हैं, ठीक है। दो अनुनाद आपका है, यानी कि कंडीशन आप जानते हैं, अगर बाहुबल की आवृत्ति जो है दोनों की प्राकृतिक आवृत्ति से थोड़ा सा कम या अधिक कर देंगे तो दोनों का आयाम में बहुत अधिक कम या अधिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शार्प रेजोनेंस कहलाएगा। यानी कि अगर बाहुबल की जो आवृत्ति है या तो उसको आप कम कर दीजिए या तो उसको आप बढ़ा दीजिए। तो कम या बढ़ा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस अगर आप जो है यहाँ पे देखिए रेजोनेंस है, ये क्या है, आवृत्ति है। अगर आवृत्ति आप क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, आवृत्ति कम कर देते हैं तो ये सीधा क्या करता है, राइज करता है। ये आवृत्ति को बहुत ज्यादा आप, ये मिड पॉइंट आपका है, इसकी आवृत्ति से या तो बहुत कम कर दीजिए या तो इसकी आवृत्ति से बहुत ज्यादा, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे मैच चलाइए, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा आप बढ़ा देते हैं तो दोनों केस में आपका शार्पनेस रेजोनेंस होगा, यानी कि तीक्ष्ण अनुनाद का मैटर आ जाएगा। अदर हैंड दूसरे वे में हम बात करें तो अगर आप जो है बाहुबल की जो आवृत्ति है, बर्फ की आवृत्ति से क्या करेंगे, आप बहुत ज्यादा कम मत करिए, थोड़ा सा कम करिए या थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वहां पे फ्लैट अनुनाद बनेगा। यानी बाहुबल की आवृत्ति को अगर थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका फ्लैट अनुनाद अनुनाद। और बाहुबल की आवृत्ति को बर्फ की आवृत्ति से अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा घटा देंगे तो वहां पे तीक्ष्ण अनुनाद। फिगर को बना लीजिए। आपका बता है क्वालिटी फैक्टर, उसको भी देख लीजिए, लास्ट टॉपिक है इस क्वालिटी गुणांक, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर या क्वालिटी गुणांक, क्यू को लिखेंगे 2 लीटर में संचित ऊर्जा बटे हो जाएगा 1 कंपन में क्षय ऊर्जा, 1 कंपन में क्षय ऊर्जा।
अब दोलित्र का मतलब होता है रेजोनेटर। रेजोनेटर को क्या कहते हैं? दोलित्र कहते हैं। रेजोनेंस क्रिएट होता है। ये कैसा बना होता है? जैसे आपने बीन देखा होगा, जो थपेरा बीन बजाता है, ठीक है, ये बीन की तरह होता है। ये आपका पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q। इसको छेद करते हैं। यहाँ से जो है आवाज क्या होता है? यहाँ से आवाज सुना जाता है, यहाँ से आवाज सुना जाता है। ये कहते हैं P पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या करता है? फूंक मारा जाता है, यहाँ पे फूंक मारा जाता है। फिर जान लीजिए आप, रेजोनेटर है, फूंक मारा जाता है। यहाँ पे फूंक अगर मारेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे छेद के थ्रू अगर आप सुनेंगे तो वहाँ पे आपको आवाज सुनाई देगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोलित्र या रेजोनेटर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ, अगली वीडियो में मिलते हैं।